तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन में यूज होता है, दूर संचार माध्यम में। तो कम्युनिकेशन का जो यदि पुराना इतिहास देखा जाए तो बहुत से माध्यम आए। जैसे मान लीजिए कि उसमें टेलीफोनिक माध्यम जो चलता था तो वायर के थ्रू भेजा जाता था। उसके बाद से माइक्रो, तो उसका जो ब्रॉड कह सकते हैं, उसका जो लिमिट था बहुत कम था, चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। उसके बाद से आया माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी 10^6 के आर्डर की थी, तो वो थोड़ा सा रेंज बढ़ा, ब्रॉडबैंड जो उसका कर सकते हैं, तो वो रेंज बढ़ा, कम्युनिकेशन का रेंज बढ़ा। उसके बाद से 1976 में अमेरिका में इसकी खोज हुई, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसमें क्या है, प्रकाश द्वारा इंफॉर्मेशंस और डेटा को भेजा जाता है इसमें। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है, जरा से देखिए, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये प्रकाश का ही एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स का ही एक ब्रांच है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो ऑप्टिकल फाइबर है ये ग्लास और प्लास्टिक का है, ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्लास और प्लास्टिक का होता है। ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, इंफॉर्मेशन और डेटा को, जो हमारी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक भेजा जाता है। जो प्रिंसिपल इसमें यूज होता है भेजने का, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू इसको भेजते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको भेजा जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है, एक केबल के तरह यूज होता है। जैसे केबल कम्युनिकेशन हम लोग यूज कर रहे थे, उसी तरह से ये केबल है। लो लॉसेज में इसको हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, यानी कह सकते हैं विदाउट लॉसेज कर सकते हैं कि कोई बिना लॉसेज के हम अपने डाटा इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है। तो लो कास्ट है इसका, जो जैसे कॉपर केबल के थ्रू भेजते थे तो वो बहुत महंगा है। ये क्या है, थोड़ा सस्ता है, तो यानी बहुत ही सस्ता है। प्लास्टिक और ग्लास जो है बहुत सस्ता है। तो प्लास्टिक और ग्लास का बना हुआ है। उसमें और भी ड्रॉबैक था, वहाँ कोरोजन था, उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड ज्यादा थे, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई हजार्ड नहीं है, इजीली ये कर सकते हैं, बेंड हो सकता है, इसमें कोई लॉसेज नहीं हो सकती है, प्लास्टिक और ग्लास का बना हुआ है। तो बहुत से इसका यूज है, ब्रॉड कम्युनिकेशन एरिया में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब इसका जो कर सकते हैं इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस कम्युनिकेशन को आपके सिलेबस में रखा गया है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये ग्लास और पॉलीमर का बना हुआ है। ये कम्युनिकेशन में, जैसे इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक वेव गाइड मीडियम है, एक माध्यम है जो हमारे इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है या भेजता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर को कह सकते हैं कि एक वेव गाइड मीडियम है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये वेव गाइड मीडियम है, यानी ये वेव को एक स्थान से, प्रकाश लाइट वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ये सिग्नल को एक स्थान, या सिग्नल को भी कह सकते हैं कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, विदाउट लॉसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसकी थोड़ा सा फैब्रिकेशन देख सकते हैं, बनावट जो देख सकते हैं, ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है। ये पॉलीमर, कांच और प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका जो बनावट कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर कर सकते हैं, फैब्रिकेशन जो है तीन भाग से मिलकर बना हुआ है, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। ठीक है, इधर फिगर में दिखाया गया है कोर, क्लैडिंग, जैकेट। तो जहाँ से देखें, ये जो आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, जैकेट है। जैकेट जैसे काम करता है जाड़े से बचाने के लिए, उसी तरह से ये क्या है, इस ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा सा इसको हार्ड मटेरियल से, हार्ड जो है जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, उस मटेरियल को इसका हम कर सकते हैं रैपिंग करके बनाते हैं जैकेट। उसके नीचे वाला जो सबसे इनर मोस्ट जो है वो क्या है, कोर है।
कोर की जो रेडियस होगा, जो डायमीटर होगा, वो 6 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये जो है ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग जो है यानी इसका नाम क्लैडिंग है, तो इसका जो डायमीटर है वो 10 से 450 माइक्रोमीटर होता है। ये यानी ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर स्ट्रक्चर है। ये जैसे देखिए बहुत पतला है, इसका डायमीटर बहुत कम है। इसके बचाव के लिए इसको जैकेट लगाया गया है, यानी जैकेट इसमें, यानी जैकेट का काम जैसे बचाव के लिए होता है, उसी तरह से क्या है, इसको बचाव के लिए प्रोटेक्टिव सीट इसको कर सकते हैं कि ये प्रोटेक्टिव सीट है इसको। तो ये तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये क्रॉस, यदि क्रॉस सेक्शन इसका किया जाए तो ऐसे दिखेगा। इनर मोस्ट जो है कोर है, फिर क्लैडिंग है, फिर जैकेट है, ठीक है। तो इनर मोस्ट कोर है 6 से 250 माइक्रोमीटर तक। फिर ये जो इसके बाद लेयर है वो क्या है, 10 से 450 माइक्रोमीटर। उसके बाद से जैकेट है, जैसे आपको ज्यादा दूर तक ले जाना तो ज्यादा, जैसे आप उसको मैकेनिकली आप उसको स्ट्रांग कर सके, तो उसके लिए जैकेट इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये रेज को कर सकते हैं कि रिफ्लेक्ट करके पूर्णतः क्या कर सकते हैं कि इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको हम भेज सकते हैं। तो ऐसे एक दिया गया है, ये कोर है, एक क्लैडिंग है, जैकेट इसमें नहीं दिखाया गया। तो ये कोर जो है वर्किंग सब्सटेंस है, ये कोर जो है वर्किंग सब्सटेंस है। ये जो कोर है इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लैडिंग, ये क्लैडिंग है, तो ये कोर जो है इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको पूरी तरह से डिटेल हम लोग देखेंगे कि जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, उसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम ऑप्टिकल फाइबर जैसे देख लें एक बार और, इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है, ग्लास और पॉलीमर का बना हुआ है। ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, इंफॉर्मेशन और डेटा को वो, और ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है, प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वेव गाइड मीडियम की तरह है, वेव गाइड मीडियम जो कि माध्यम है, सिग्नल विदाउट लॉस एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने इंफॉर्मेशन डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। इसकी बनावट 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर जो है इसका डायमीटर 6 से 250 माइक्रोमीटर। इस जो क्लैडिंग है उसका क्या है 10 से 450 माइक्रोमीटर। उसके बाद से इसमें प्रोटेक्टिव सीट लगा हुआ है जिसको जैकेट कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी इनर मोस्ट जो है वो कोर हो गया, उसके बाद क्लैडिंग, उसके बाद से जैकेट, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इसमें दिखाया गया है कि रेज जो है कैसे जा रही है, और ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर कैसे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक रे डायग्राम के थ्रू इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। कोर है, क्लैडिंग है और इसमें रे डायग्राम। ये जो है कोर जो है यही मेन वर्किंग सब्सटेंस है। इसी में क्या है, ये रेज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोपोगेट करता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर इसकी जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। इसको TIR भी कहते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर TIR प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। लॉन्ग दूरी के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं तो उसमें इंफ्रारेड को भेजते हैं, इंफ्रारेड लाइट को भेजते हैं। कम दूरी के लिए करते हैं तो उसमें विजिबल रेज को भेजते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जितना ही इसका कोर का डायमीटर जितना ही कम होगा, ये जो डायमीटर है ये डायमीटर जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा इफिशियंट यहाँ से क्या होगी, रेज प्रोपोगेट होगी, ठीक है। उसकी इफिशियंसी या कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर की जो इफिशियंसी है उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर, यानी लॉन्ग दूरी के लिए कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो इंफ्रारेड, थोड़ा कम दूरी के लिए यूज कर रहे हैं तो विजिबल रेज, और ऑप्टिकल फाइबर यदि कोर की डायमीटर जितना ही कम होगा उस ऑप्टिकल फाइबर का क्या होगा, एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके बाद में डिस्कस करते हैं फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा,
और उसमें मेन क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस फिर हम लोग देख रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे थे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन में हो सकता है। तो जैसे देखा जाए कि कोर और क्लैडिंग है, कोर जो है मेन वही वर्किंग सब्सटेंस है। कोर और क्लैडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ले लिया मान लिया जाए कि कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको फिगर देखते हैं, ठीक है, ये कोर हो गया, ये कोर हो गया, ये कोर और ये ऊपर ये क्लैडिंग है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है। तो यदि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 हो तो यदि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा हो तो पहला शर्त यह है कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा यानी N1 ग्रेटर देन N2 होगा, तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अन्यथा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा इंसिडेंट जो एंगल है नहीं, जो आपतन कोण है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल अभी हम बताएंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल डिस्कस किया जाएगा। तो इंसिडेंट जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल यानी आपतन जो कोण है क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इंसिडेंट एंगल थीटा आई को यदि ले लिया जाए और क्रिटिकल एंगल थीटा सी ले लिया जाए तो थीटा आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये दो मेन कंडीशंस हैं, इन दो मेन कंडीशंस के थ्रू ही जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो यानी पहला जो कंडीशन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर की वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा जो है इंसिडेंट एंगल यानी आपतर कोण जो है उस पर जो रेज आपतित हो रही है उस रेज की जो इंसिडेंट एंगल है उस कोर और क्लैडिंग के इंटरफेरेंस पर जो क्रिटिकल एंगल है उस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो मेन कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन है। इस एसेंशियल कंडीशन पर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसमें स्नेल लॉ आता है। स्नेल लॉ जो है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1 होगा। तो इसको यदि ले लिया जाए, दो यदि कंडीशन ले लिया जाए, जैसे देखिए ये कोर ले लेते हैं और ये क्लैडिंग ले लेते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लेते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लेते हैं। तो N1 और N2 रिफ्रैक्टिव जैसे देखिए तो इसमें ला जो है साइन आई अपॉन साइन आर N2 अपॉन N1, इसको थोड़ा सा यहाँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू इसको हम देख रहे हैं। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ हमने परिवर्तन किया है कि आई के जगह पर थीटा आई ले लें और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है थीटा आर ले लें। तो यही जो रिलेशन है वो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो जाएगा, जहाँ N1 जो है कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 जो है क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे करके इसे थोड़ा सा इसको करें तो ये इक्वेशन ऐसे इक्वेशन के रूप में बन जाएगा। यदि यहाँ हम कंडीशन यदि लें, मैं पहला कंडीशन ये लें कि N1 ग्रेटर देन N2 यदि है, N1 ग्रेटर देन N2 यदि लेते हैं तो N1 ग्रेटर देन N2 लेंगे। उस कंडीशन में इस रिलेशन से थोड़ा सा कंसिडर किया जाए, सोचने का प्रयास किया जाए, तो ये N1 ग्रेटर देन N2 पर जो कंडीशन क्या होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यानी ये थीटा आई जो है हमेशा क्या होगा, थीटा आर से क्या होगा, सॉरी थीटा आर जो होगा वो क्या होगा, थीटा आई से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो जैसे देखें इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये N1 है, ये N2 है, इन कोर या क्लैडिंग है।
यहाँ इंसिडेंट एंगल है, ये रेज इंसिडेंट हो रही है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे तो ये एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम, वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में जब ये ट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे जाएगा, तो नॉर्मल से अवे जा रहा है, ठीक है। तो N1 ग्रेटर देन N2 है, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये नॉर्मल से अवे जाएगा। दूसरे कंडीशन में यदि लेते हैं इंसिडेंट एंगल, कब ये कंडीशन कब है, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिस पर इंसिडेंट कराया जाए तो रेज क्या हो, ये जो है रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इंसिडेंट एंगल यदि बढ़ाते जाए, ऐसे मान लीजिए कि एक और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, और ये लॉ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा, और बढ़ा दिया जाए तो और बढ़ जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा, ऐसे कंडीशन आएगा कि जिस पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इसको बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो जाए, यानी इंसिडेंट एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल एंगल हुआ। यानी क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल वह इंसिडेंट एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। इससे और थोड़ा सा बढ़ा दे तो क्या होगा, इससे और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेज जो है कहाँ होगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो तीसरा कंडीशन इसमें देखते हैं कि यदि इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, रेज जो है इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, कोर में ही वापस आ जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यही TIR का कंडीशन बनता है। यानी इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, TIR होगा, और TIR होगा उस कंडीशन में क्या है, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो जो कोर वर्किंग मटेरियल है उस कोर वर्किंग मटेरियल में क्या होगा, ये पूर्णतः आंतरिक परावर्तन होने लगेगा, ठीक है ना। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या होगा, उसी मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा, बार बार उसी में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो जरा से देखिए इसको, और यहां से देखा जाए तो साइन थीटा आई अपन साइन थीटा आर इक्वल टू N2 अपन N1 होगा। तो इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल क्या होगा, थीटा सी के बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो उस समय क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहां से यानी साइन थीटा आर का मान 90 डिग्री होगा, तो साइन 91 हो गया, और साइन थीटा सी इक्वल टू N2 अपन N1। तो यहां से क्रिटिकल एंगल निकल आएगा, क्रिटिकल एंगल जो होगा N2 अपन N1 होगा, ठीक है ना। तो वो क्रांतिक कोण पता लग जाएगा कि किस क्रांतिक कोण पर ये ऑप्टिकल फाइबर की क्या क्रांतिक कोण होगा या क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल पता लग जाएगा कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल जो है N2 अपन N1, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, दोनों मीडियम का, कोर और क्लैडिंग का, तो उस ऑप्टिकल फाइबर का क्रिटिकल एंगल हम निकाल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो अभी इसमें हमने कंडीशन देखा है, और कंडीशन क्या होगा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या कंडीशन हैं और कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर में फाइंड कर सकते हैं। तो इस हमने देखा कि ये स्नेल लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हम लोग इसको देखेंगे, फिर एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा, फिर उसमें V नंबर क्या होता है, ये सब मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे।